higher plants. We know that plants take up water and minerals to perform some sort of function. And what was that function? That was photosynthesis. And photosynthesis के लिए the plant required water, they required carbon dioxide, and they required sunlight. We have also studied that there are certain other mineral nutrients which play an important role in this process of photosynthesis. So starting with the introductory part, फोटोसिंथेसिस क्या होता है और कैसे होता है. अगर हम डायग्राम को देखें तो वी कैन सी अ प्लांट. ओके, देयर इज सनलाइट, देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज बीइंग प्रोवाइडेड. सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, it is a process which require carbon dioxide plus water to produce carbohydrates. मेनली कौन सा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है? ग्लूकोज, विच इज स्टोर्ड इन अ प्लांट. सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? द प्लांट एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड चेंजेस दिस फोटो chemical energy into chemical energy. ऑलराइट, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और हमें पता है कि जब भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, देन व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज दैट? दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होना, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स. और फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एंड सनलाइट है. नाउ इफ वी लुक अप टू द रिएक्शन विच इज गिवन, the reaction goes like this: 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of water gives glucose plus 6 molecules of oxygen plus 6 molecules of water and energy in the form of ATP. So the reaction is 6 CO2 plus 12 H2O gives glucose, oxygen, water plus ATP. Now this water and oxygen, ये क्या है? Byproducts of this reaction, and glucose is the main product of the reaction. Okay, and for this process what is used? Sunlight. और sunlight कहाँ पे use होती है? क्लोरोफिल में. Okay, so these are the raw materials. Okay, फिर से हम डेफिनेशन देखते हैं. फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच carbon dioxide and water are used in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose, oxygen, water and energy. Okay, so this is what? This is a anabolic process. Now coming up next, photosynthesis तो पढ़ लिया हमने कि it is an anabolic process, the raw materials are used and glucose is produced. बट इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है एंड सनलाइट इंपॉर्टेंट है, there were certain discoveries. They go like this कि Stephen Hales in the year 1727 recognized importance of CO2 and sunlight in photosynthesis. Next, J. Priestley concluded that gaseous exchange occur during photosynthesis. अब जे प्रिस्ली ने क्या किया था? टू प्रूव दिस हिज थ्योरी, व्हाट ही डिड, एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने जिसमें उन्होंने एक बेल जार लिया, एक बर्निंग कैंडल ली और एक रैट लिया. ऑलराइट, तो वो बर्निंग कैंडल और रैट को उन्होंने उस बेल जार से कवर कर दिया. आफ्टर अ फ्यू टाइम ही सॉ कि वो जो फ्लेम है वो एग्जॉस्ट हो गया, बट द रैट ऑल्सो डाइज. क्योंकि रैट क्या कर रहा है? वो ब्रीदिंग कर रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा है. अब अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है
एंड वी नो दैट वी रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन. अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है तो कैंडल तो जलेगी नहीं और रैट जो है ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन होगी नहीं. सो अल्टीमेटली द रैट डाइज एंड द बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विशेस. फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इम्प्रोवाइज किया. इम्प्रोवाइज कैसे किया? उन्होंने उसी बेल जार में बर्निंग कैंडल रखी, रैट रखा एंड ही प्लेस्ड अ स्मॉल प्लांट, सैपलिंग रखी या एक पॉटेड प्लांट रखा. देन ही ऑब्जर्व कि द रैट लिव्स फॉर अ लॉन्गर टाइम और कैंडल भी एक्सटिंग्विश नहीं होती है. इससे हमें क्या पता चलता है कि जब प्लांट्स आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं तो दे रिलीज ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय द रैट फॉर ब्रीदिंग and by the candle for its combustion. So that is how J. Priestley proved that gaseous exchange occurs during photosynthesis. कैसे gaseous exchange हो रहा है कि rat जो CO2 रिलीज कर रहा है वो कौन यूटिलाइज कर रहे हैं? प्लांट. और प्लांट जो O2 रिलीज कर रहा है that is being utilized by the rat and candle. When next Mayer in the year 1845 said green plants convert solar energy into chemical energy. Now how solar energy into chemical energy? हमने अभी पढ़ा कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है. तो क्लोरोफिल क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स लाइट, ठीक है, और उसको फिर कैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जाके केमिकल एनर्जी में चेंज करता है. तो योर सोलर एनर्जी गेट कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी कैसी? आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा है after the process of photosynthesis. Alright, then Sachs in the year 1862 recognized a relationship among photosynthesis, chloroplast and starch. अब ये कैसे recognize किया? अब photosynthesis बन रहा है तो क्या बन रहा है? ग्लूकोज. बट ग्लूकोज इज नॉट एब्जॉर्बेबल बाय द प्लांट. तो ग्लूकोज का फर्दर ब्रेक डाउन होता है इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म एंड प्लांट स्टोर स्टार्च. अब प्लांट जो है जब स्टार्च को स्टोर करते हैं तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम उसको आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं तो वो पार्ट जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है दैट टर्न्स ब्लू ब्लैक, और जहाँ पे स्टार्च मिसिंग है वहाँ पे जो है वो ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन नहीं देता. सो दैट इज हाउ सैक्स प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च. कमिंग अप नेक्स्ट टू क्लोरोप्लास्ट. नाउ क्लोरोप्लास्ट क्या है? आपका जितना भी फोटोसिंथेटिक मशीनरी चल रही है कि लाइट का एब्जॉर्ब होना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ होना एज अ रॉ मटेरियल, आपका ग्लूकोज का फॉर्म होना, ऑल दिस मशीनरी टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट. हाउ? फर्स्ट we'll go through the diagram and then we'll go through the processes one by one. If you see the diagram of the chloroplast, you can see the membranes. Okay, we have the outer membrane, we have the inner membrane. तो क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? It is a double membrane structure. First point, it is a double membrane structure. अब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, अंदर कुछ ना कुछ कैविटी होगी, उस कैविटी में देयर इज अ सब्सटेंस स्टोर विच इज नोन एज स्ट्रोमा, एंड दिस स्ट्रोमा is the center for dark reaction. Now what do you understand by the terminology dark reaction? हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट? आपके प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस तो 24 आवर्स चलता है, बट सनलाइट तो 24 आवर्स नहीं रहती. तो जब तक सनलाइट रहती है आपका क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस, और जब सनलाइट नहीं होती है तो आपका होता है लाइट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस. तो उसे हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन. एंड दिस टेक्स प्लेस इन वे स्ट्रोमा. आफ्टर स्ट्रोमा you can see certain disc-like structures. These disc-like structures, singular को हम बोलते हैं granum, and this whole stack of granum is known as grana. ठीक है, ये ग्राना है, ये डबल वॉल मेम्ब्रेन था, आपने स्ट्रोमा देखा, फिर आपको ये जो कैविटी होती है यहाँ पे यू हैव द स्ट्रोमा, तो ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं. तो यहाँ पे ये
लैमिलर कनेक्शंस बना लेते हैं। ठीक है, अब आपका ये जो ग्राना है इसके अंदर भी तो कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट है, एंड दिस सब्सटेंस इज नोन एज थाइलाकोइड। क्लोरोप्लास्ट है, ग्राना है। रिमेंबर, दो तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थाइलाकोइड में। नाउ दिस थाइलाकोइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन। Okay, so that is why the chloroplast is the center for all the photosynthetic machinery, and it is known as the site of photosynthesis. I'll again repeat, this is the structure of a chloroplast, which is the site of photosynthesis. First of all, there are two membranes, the outer membrane and the inner membrane, and between the membranes there will be a intermembranal matrix or a intermembranous space. Then we can see then there is a cavity which consists of stroma, okay, and as well as starch grains. In the stroma there are certain disc-like structures present which are known as granum, and this whole stack of granum is known as the grana, and the space enclosed by these granum is known as thylakoid. Thylakoid is the center for light reaction, while the stroma is the center for dark reaction. Coming up next are the pigments involved in photosynthesis. Up till now we have studied that only chlorophyll is responsible for photosynthesis, but in the coming slides we'll also study that there are certain accessory pigments which are essential for the process of photosynthesis. Now coming to chlorophyll. So chlorophyll is of two types, that is A and B, which is found in higher plants. Now you must be thinking कि chlorophyll में भी A और B क्यों आ गया? We will study later कि आपका there are certain wavelengths of light which are being absorbed by chlorophyll. कुछ ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके बेसिस पे डिसाइड किया गया कि दो तरह का पिगमेंट सिस्टम चलता है, और उस दो तरह के पिगमेंट सिस्टम को चलाने के लिए दो तरह का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी? Chlorophyll A is the principal pigment that captures sunlight for photosynthesis. Principal pigment क्यों है? क्योंकि जैसे ही आपकी सनलाइट आती है, फोटोन आता है, तो सबसे पहले आपका क्लोरोफिल A होता है जो एक्टिवेट होता है, एंड योर प्रोसीजर ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट. सो इट इज द प्राइमरी पिगमेंट. नेक्स्ट, क्लोरोफिल B is the accessory pigment that collects sunlight and passes into chlorophyll A. हम अभी पढ़ेंगे कि आपके जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 and 2. So your chlorophyll A is the part of photosystem 2 and chlorophyll B is the part of photosystem 1. photosystem 2 पहले एक्टिवेट होता है, उसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है क्लोरोफिल B में. जब A से इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल B में जाता है तब आपका क्लोरोफिल B एक्टिवेट होता है. तो दैट इज वाई A is primary and B is accessory. Now chlorophyll A absorbs the light in the range of 430 nanometer to 660 nanometer. So this is the wavelength of light that is being absorbed by chlorophyll A, and chlorophyll B absorbs light in the range of 450 to 650 nanometer. The particle size of chlorophyll which are ingested are around 1 to 2 micrometer in size, and for chlorophyll B they are 0.12 micrometer in size. अब आपने देखा कि बस क्लोरोफिल A और B है, कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, and chlorophyll A and chlorophyll B they have different empirical formula, and that is chlorophyll A has the empirical formula that is C55H72O5N4Mg, while chlorophyll B has the empirical formula C55H70O6N4 Mg. ठीक है, so these are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and magnesium. I'll again repeat, chlorophyll A has the empirical formula C55H72O5N4Mg, and chlorophyll B has the empirical formula C55H70O6N4Mg. so सिर्फ डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो आ रहा है हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। हेयर हाइड्रोजन आर 72, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है। आई अगेन पॉइंट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए इज द प्रिंसिपल पिगमेंट जो कि वो पहले एक्टिवेट होता है, एंड क्लोरोफिल बी इज द एसेसरी पिगमेंट। Chlorophyll A absorbs light between the wavelengths of 430 to 660 and chlorophyll B absorbs light in the range of 450 to 650. Chlorophyll A का जो particle size ingest हो रहा है वो हो रहा है 1 to 2 micrometer और chlorophyll B का हो रहा है वो हो रहा है 0.12 micrometer. So after chlorophyll we come to the next accessory pigments which are carotenoids and xanthophyll. Now these carotenoids, they are hydrocarbons, while the xanthophyll, they are derivative of oxygen. They are hydrocarbons and xanthophyll are derivative of oxygen. Hundreds of carotenoids have been discovered in plants, but only few are visible. जैसे कि आपका ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्राउन, जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो रिफ्लेक्ट करता है, उसी कलर का हमें पिगमेंट दिखता है. Now we'll go through the differences. An orange or red plant pigment including beta carotene found in carrots and many other plant structures. So you have to mainly remember beta carotene. Okay, beta carotene absorbs wavelength of 450 नैनोमीटर, गिव्स एन ऑरेंज कलर. जब भी बीटा कैरोटीन का नाम आए याद रखिएगा कि ऑरेंज कलर देता है. डज नॉट कंटेन एन ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, लेकिन डेरिवेटिव ऑक्सीजन कौन है, xanthophyll है. अकर्स इन कैंटालूप, मैंगोज, पपाया, कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, केल एंड पम्पकिन. क्योंकि यूजुअली इनके कलर क्या होते हैं, येलोइश ऑरेंज होते हैं, तो उसी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे. तो कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, कैरोटीन. आफ्टर कैरोटीन वी कम टू xanthophyll. अ येलो और ब्राउन, ये क्या था, ऑरेंज और रेड, ये क्या है, येलो और ब्राउन कैरोटेनॉइड प्लांट पिगमेंट विच कॉजेज द ऑटम कलर्स ऑफ लीव्स. ऑटम के टाइम में क्या होता है, आपका लीव्स क्या होती है, झड़ने वाली होती है, तो उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, xanthophyll. Lutein and bioxanthin absorbs 435 nanometer of wavelength of light, gives a yellow color. यहाँ पे कौन सा कलर दे रहे थे, ऑरेंज कलर. Contains an oxygen atom in its structure. Why? Because it is a derivative of oxygen. Occurs in kale, spinach, turnip greens, summer squash, pumpkin, paprika, yellow fleshed fruits, avocado and egg yolk. Because सब में क्या कलर आ रहा है, येलो कलर आ रहा है. होता ये है कि your carotene and your xanthophylls, they are masked by the presence of chlorophyll. क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट कौन से रिफ्लेक्ट होती है, ग्रीन रिफ्लेक्ट होती है. लेकिन जब ऑटम का सीजन आता है, जब आपका प्लांट झड़ने वाला होता है, तो क्लोरोफिल उसमें कम होने लगता है. क्लोरोफिल कम होने लगता है तो ग्रीन कलर क्या होगा, कम होगा. और जैसे जैसे ग्रीन कलर कम होने लगता है, वैसे वैसे आपका या तो ऑरेंज या फिर येलो एंड ब्राउन कलर जो है ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने लगता है. तो क्लोरोफिल का जो मास्किंग इफेक्ट होता है on the carotene and the xanthophylls, वो कम हो जाता है, and these pigments they reflect their own light. So after the pigments which are required for the presence of photosynthesis, now we'll go on to the other things now we'll move on to the raw materials which are necessary for the process of photosynthesis. So after the pigments we'll study that what is the nature of light, और आपके pigments किस wavelength की light को absorb करते हैं और कौन कौन सा पिगमेंट कब एक्टिवेट होता है. सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट देयर आर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम. अब हमें पता है लाइट का नेचर कैसा होता है, ठीक है. लाइट यूजुअली वाइट होती है, बट उसके सर्टेन वेवलेंथ्स होते हैं विच रेंज फ्रॉम 300 टू 770 नैनोमीटर, ठीक है. यूजुअली हम देखते हैं 360 से होता है, 450 होता है, 620 होता है, 720 होता है. तो दीज आर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. और जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट आपका प्लांट का पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा, उस तरह का कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा. और हमें स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पता है कितने कलर्स देता है, 7 कलर्स विच आर विबग्योर. लेकिन प्लांट आपका यूजुअली जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं वो यूजुअली वो जो है ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. तो उसके बिहाफ पे हमने ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा दिया. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब हमने दिखाया तो हमने देखा
कि आपका जो क्लोरोफिल बी है वो एब्जॉर्ब करता है आपकी रेड लाइट, और आपका जो क्लोरोफिल ए है वो एब्जॉर्ब करता है आपकी ब्लू लाइट। अगर आप वेवलेंथ को देखें तो आपकी जो क्लोरोफिल ए है उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, फ्रॉम 350 टू 650 नैनोमीटर। लेकिन जो आपका ब्लू है, क्लोरोफिल ए जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वेवलेंथ क्या है, फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर। सो ब्लू लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है एंड इट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए। रेड की वेवलेंथ कम है एंड इट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल बी। अब जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उतना ही तो उस एनर्जी मिलेगी। डिफरेंस ये होता है कि ज़्यादा वेवलेंथ तो एनर्जी कम, कम वेवलेंथ तो एनर्जी ज़्यादा। तो इसमें वेवलेंथ किसकी कम है, क्लोरोफिल बी की कम है, तो एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, क्लोरोफिल बी में ज़्यादा होगी। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। क्लोरोफिल ए में वेवलेंथ ज़्यादा है, एनर्जी कम होगी, एब्जॉर्प्शन कम तो फोटोसिंथेसिस भी कम। So this is the absorption spectrum, and after the absorption spectrum comes the action spectrum. अब action spectrum ये बताता है कि कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुई है, कितनी एनर्जी मिली है, तो कितना फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, हम अगर ग्राफ को देखें तो आप क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को देखिए। क्लोरोफिल ए में जो आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है दैट इज लेस एज कंपेयर टू द क्लोरोफिल बी, क्योंकि क्लोरोफिल बी कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था, फ्रॉम 350 टू 600, कम वेवलेंथ पर एनर्जी कितनी थी, ज़्यादा थी, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा किस में होगा, क्लोरोफिल बी में होगा। बट आपका क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब जो कर रहा था लाइट वो कितने ज़्यादा वेवलेंथ की थी, तो एनर्जी कितनी थी, कम हो रही थी, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्लोरोफिल बी जो है ग्रीन लाइन से दिखाया गया। इफ़ यू कैन सी द ग्राफ, हाईएस्ट पीक आपकी जो है क्लोरोफिल बी में जा रही है, कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, और एनर्जी ज़्यादा है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप दूसरी जगह पे क्लोरोफिल ए को देखें तो उसकी पीक क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ कितनी है, ज़्यादा थी, इट वॉज रेंजिंग फ्रॉम 400 टू 700, वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो गई तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये आपको बताता है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. So that is all for this session. What we have studied, that what is the process of photosynthesis. What is photosynthesis? It is an anabolic process जिसमें carbon dioxide and water are being used as raw materials and carbohydrates or complex carbohydrates are being formed, okay, with the help of sunlight and chlorophyll. फिर हमने देखा कि ये process of photosynthesis occurs in the leaf, लेकिन leaf में कहाँ, chloroplast. Chloroplast are green plastids which are the center for all of this photosynthetic machinery. क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली कहाँ, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा था और थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन हो रहा था। फिर हमने देखा कि आपको ये जो डार्क और लाइट रिएक्शन हो रहा है क्लोरोफिल है, बट देयर आर ऑल्सो सम अदर पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल। क्लोरोफिल ए को जब हमने देखा इट वॉज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी. वाई देयर इज अ डिफरेंशिएशन, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। देन हमने देखा कुछ और ऐसे पिगमेंट्स भी हैं जो थे कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल. कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल मोस्टली आपका डिफरेंट कलर्स देते हैं, लाइक ऑरेंज, येलो, ब्राउन एंड रेड, लेकिन दे आर मास्क्ड बाय द इफेक्ट ऑफ क्लोरोफिल. तो जब क्लोरोफिल कम होने लगता है तब ये ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स का कलर हमको दिखने लगता है इन द ऑटम लीव्स. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड कि लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स अलग अलग पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है, उसके बेसिस पे थे क्लोरोफिल ए और बी. क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, तो एनर्जी कितनी थी, कम हो रही थी, तो फोटोसिंथेसिस क्या था, कम हो रहा था. एंड क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्ड लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, तो एनर्जी कितनी थी, ज़्यादा थी, तो फोटोसिंथेसिस क्या था, ज़्यादा हो रहा था. सो बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट and by the action of particular pigments by absorbing that light, उसके basis पे हमने पढ़ा था the absorption and the action spectrum. So that is all for this session. Thank you so much.